हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, ये यूनिट 2 की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने फोर्स एंड मोमेंटम पढ़ चुका है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। आज जानेंगे लॉ ऑफ मोशन एक्चुअली में होता क्या है। हालांकि पढ़ते तो पहले से आ रहे हैं, पर हम इस फील्ड में जाएंगे लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, कुछ रिलेटेबल एग्जाम्पल जानेंगे जिससे हमें अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कहता है a body continue in its state of rest or uniform motion in a straight line unless an external force is applied on it। ये लाइन दोस्तों हमें ये कह रही है कि एक बॉडी है जो कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रह जाएगी या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रह जाएगी जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। यानी न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये सिखाता है, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है और यदि हमें उसे सिर्फ मोशन में लाना है तो उसमें हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी वो मोशन में आएगी। और यदि कोई बॉडी मोशन में है यानी मूव कर रही है, उसको रेस्ट में लाना है तो भी हमें कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों आप समझिए, कोई बस चल रही है, मान लीजिए बस में एक इंसान चल रहा है, ठीक है, एक रोबोटिक बोर्ड जैसे चल रहा है, इंसान चल रहा है। यदि उसको रोकना है तो भी फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी वो रुकेगा, यानी पकड़ना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, रुको तभी रुकेगा। और यदि कोई एक इंसान खड़ा हुआ है, अब उसको चलवाना है तो उसके लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी उसको धक्का देना पड़ेगा तभी वो चलेगा। राइट, तो ये हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें यही सिखाता है कि कोई भी बॉडी हो या कोई भी चीज़ हो, यदि उसको मोशन में लाना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी और रेस्ट में लाना है तो भी फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट रखे जिसमें आप अच्छे समझ सकेंगे। इट्स मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी इज पॉसिबल विदाउट एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो वेलोसिटी में बदलाव पॉसिबल नहीं है जब तक कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जो प्रॉपर्टी बॉडी की वो विरोध करती है कि मोशन में आने से, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। यदि कोई बॉडी रुकी हुई है, वो विरोध कर रही है हमें उसको मूव करने से, उसी को हम कहते हैं इनर्शिया। न्यूमेरिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, F इक्वल 0 V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यदि फोर्स 0 रहेगी तो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, फिर चाहे वो रुकी हुई वेलोसिटी हो या फिर चल रही हो। यदि फोर्स हमें कुछ भी नहीं लगा रहे हैं तो वो उतनी ही रह जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं हमने डेली लाइफ के, तो अ पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ बस सडनली स्टॉप। मतलब आपने देखा होगा जब बस कंटिन्यू चल रही होती है तो अचानक जब भी वो रुकती है यानी फोर्स लगाती है ना, तभी तो ब्रेक लगाते हैं। तो पैसेंजर जो होते हैं हम लोग, वो आगे की तरफ गिर फॉरवर्ड झुकी हुई महसूस करते हैं, या फिर ऐसा लगता है गिरने वाले हैं, आगे की ओर गिर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन हुआ। अ डस्ट पार्टिकल फॉल ऑफ व्हेन अ क्लॉथ इज शेकन। मतलब जो कपड़े जब हम झटकारते हैं तो उसके डस्ट पार्टिकल नीचे की तरफ आते हैं, है ना। तो ये भी क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी मोशन में थे वो रेस्ट में आ गए, और हम लोग रेस्ट में थे तो हम लोग किस में आ गए थे, मोशन में, जब बस रुकी। तो हम देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो बॉडी का मोमेंटम कितनी तेजी से चेंज कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उस फोर्स की कितनी तेजी से अप्लाई की जा रही है। इसका मतलब ये है, न्यूटन सेकंड लॉ में बस इतना ही सिखाता है, किस बॉडी का मोमेंटम मतलब वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो किस बॉडी का मोमेंटम कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, ये इस पर निर्भर करता है हमने उसमें कितनी तेजी से फोर्स लगाई। दोस्तों बात को समझिएगा, ठीक है। मतलब जैसे जिस आदमी को जितने तेज धक्का देंगे वो उतनी तेजी से मूव करेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, जितने तेज हमने अप्लाई फोर्स लगाई उतने तेज वो मूव करेगा भाई, है ना। तो इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m हैज़ वेलोसिटी चेंजिंग फ्रॉम u to v इन टाइम, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू टी, और f इक्वल टू m ए भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, वेयर a इक्वल टू v माइनस यू टी इज एक्सेलरेशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं दोस्तों। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का बराबर और अपोजिट रिएक्शन होगा। दिस मीन्स फॉर ऑलवेज एग्जिट इन पेयर। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो फोर्स होती है वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करती है। बात को समझिएगा, न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये कहता है, हम कुछ भी एक्शन करेंगे ना उसका हमें रिएक्शन बस जरूर उतना ही मिलेगा, मैग्नीट्यूड उसकी इक्वल रहेगी, बस रिएक्शन अपोजिट होगा। मतलब डायरेक्शन जो होगी उसकी अपोजिट होगी। न्यूमेरिकल हम उसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, F12 इक्वल होगा F माइनस F21 के। मतलब इसमें क्या कर रहा है, वन जो है वो फोर्स लगा रहा है टू पर टू अब वन पर लगा रहा है इसलिए माइनस आ गया, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। वेयर F12 इक्वल फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी वन ऑन बॉडी टू। ये देखो मैंने जो पहले बताया कि जो बॉडी वन है वो फोर्स लगा रही है बॉडी टू पर, वहीं जो ये F21 है उसमें क्या इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बाय बॉडी टू ऑन बॉडी वन। बराबर जितनी तेजी से फोर्स लगाई उतनी ही फोर्स कर रहा है, उतनी ही न्यूटन की, बस वो डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। इसके बाद ये हमें डेली लाइफ एग्जांपल बात करूँ यदि मैं, तो अ गन रिकॉइल बैकवर्ड व्हेन बुलेट इज फायर्ड। आप राइफल जब चलाते हैं, फायर करते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ट्रिगर दबाते हैं तो बुलेट फायर्ड होती है ना, तो वो झटका मार के गन पीछे की तरफ झटका मारती है,
ये न्यूटन थर्ड लॉ के कारण ही होता है। मतलब जितनी तीव्रता से बुलेट आगे जाती है वो तो थोड़ा झटका हमें जरूर मारती है। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अ पर्सनल जंप फ्रॉम बोट एंड द बोट मूव बैकवर्ड। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब हम लोग बोटिंग कर रहे होते हैं, यदि हम बोट पर खड़े हो जाएं और यदि थोड़ा भी हिलने डुलने मूव करें तो ऐसा लगता है कि गिरने वाले हैं ना। वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही होता है कि अब एक बोट पे ट्रैवल कर रहा पैसेंजर यदि जंप करे पानी में तो उसको फील होगा कि बोट उससे कुछ कदम पीछे चली गई। जितनी फोर्स लगाता है वो जंप करने के लिए उतनी थोड़ा वो पीछे जाती है। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण ही होता है। थर्ड एग्जाम्पल बहुत ही रिलेटेबल है दोस्तों, वॉकिंग, जो कि हम रोज करते हैं। उसमें क्या करते हैं अपन लोग, फुट पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड। जो हमारे तलवे होते हैं उस जमीन को पीछे तरफ पुश करते हैं, है ना। तो जो जमीन है वो भी हमें उतनी ही फोर्स से आगे की तरफ पुश करती है, तभी तो हम चलकर आगे चले जाते हैं। ग्राउंड पुशेस द फुट फॉरवर्ड। जो जमीन होती है वो हमारे तलवे, यानी फुट मतलब तलवे, तो तलवों को पुश करती है आगे तरफ, तभी तो हम चल पाते हैं। जैसे कि देखिए जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ते टाइम क्या करते हैं, बहुत तेजी से हम ग्राउंड को पुश करते हैं पीछे तरफ, तो जो ग्राउंड होता है वो हमें बहुत तेजी से आगे तरफ पुश करता है। इसी को बोल देते हैं हम लोग दौड़ना। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसका, फिजिक्स का। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम ऑफ सेवरल इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स और बॉडीज द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उसमें बस हमें इतना ही सिखाता है कि किसी भी सिस्टम में किसी भी बॉडी पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो जो उसके इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हैं बॉडी के और या टोटल मोमेंटम उस सिस्टम का वो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा। हमें यही सिखाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डेरिवेशन बेस्ड न्यूटन लॉ पर उसको देखते हैं। कंसीडर टू पार्टिकल इन अ सिस्टम एक्सर्टिंग फोर्स ऑन ईच अदर। दो पार्टिकल सिस्टम जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2 इक्वल द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो F12 इक्वल हो जाएगा dp1 अपॉन में dt के। सिमिलरली बात की जाए द फोर्स ऑन पार्टिकल 2 ड्यू टू पार्टिकल 1 इज F21 इक्वल हो जाएगा dp2 अपॉन में dt के। तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ दिस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये उतनी मैग्नीट्यूड की फोर्स लगती है, बस आपको डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो F12 इक्वल माइनस F21, ठीक। एडिंग द टू मोमेंटम चेंजेस इक्वेशन dp1 अपॉन में dt प्लस में dp2 अपॉन में dt इक्वल हो जाएगी F12 प्लस F21 की। तो दिस इंप्लाइज d अपॉन dt ब्रैकेट के अंदर p1 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 0 के दोस्तों, क्योंकि फोर्स एक भी अप्लाई नहीं की गई है तो टोटल मोमेंटम उसका कांस्टेंट ही होगा, विच मीन्स टोटल मोमेंटम p1 प्लस p2 इक्वल इज कांस्टेंट फॉर अ सिस्टम ऑफ मैनी पार्टिकल्स विथ नो एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड। इसका मतलब ये तो होता है दोस्तों जब फोर्स नहीं लगा जा रही है टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता, वो कंजर्व हो रहा है। यही हमारा प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और फॉर टू बॉडीज की बात की जाए यदि तो मास m1 होगा और m2 विथ वेलोसिटी जो होगी u एंड u2 होगी कब, बिफोर कोलोजन यानी टकराने के पहले, एंड v1 v2 कब हो जाएगी, आफ्टर कोलोजन यानी टकराने के बाद, ठीक है। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस में m2 u2, फाइनल मोमेंटम जो होगा m1 v1 प्लस में m2 v2 इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स m1 u1 प्लस में m2 u2 इक्वल हो जाएगी m1 v1 प्लस में m2 v2 के। अब देखते हैं अप्लाई कहाँ होता है, तो उसके तीन एप्लीकेशन है दोस्तों, रॉकेट प्रपल्सन, रिकॉइल ऑफ गन, कॉलिजन इन बिलियार्ड और स्नूकर्स। तो आइए इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ जो गन है उसको वो क्या कहता है, व्हेन अ गन फायर अ बुलेट, जैसी गन में हम लोग फायर करते हैं, फायर्स करते हैं तो द बुलेट मूव फॉरवर्ड एंड गन रिकॉल बैकवर्ड। जैसे बुलेट आगे तरफ मूव करती है वैसे गन पीछे तरफ जाती है। किसके कारण होता है, लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम के कारण। और मोमेंटम ऑफ गन यदि प्लस कर दे मोमेंटम ऑफ बुलेट तो वो 0 के इक्वल होती है, एम बी प्लस एम यू की 0 के इक्वल हो जाता है। रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन वी इक्वल टू माइनस एम यू अपॉन में एम हो जाता है, वेयर कैपिटल एम मास ऑफ गन होता है जिसमें स्मॉल एम मास ऑफ बुलेट हो जाता है, यू वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो जाती है और कैपिटल वी रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन हो जाती है। और सेकंड हमारा एप्लीकेशन रहा रॉकेट प्रोपल्सन। तो ये भी बहुत रिलेटेबल है कि रॉकेट प्रोपल्सन इज द मोशन ऑफ अ रॉकेट कॉज्ड बाय बैकवर्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेज एट हाई स्पीड। इट वर्क्स ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो मैंने आपको पहले बताया है कि जो रॉकेट प्रोपल्सन में क्या होता है, मोशन होती है रॉकेट का कॉज्ड बाय किसी कारण, पीछे की तरफ उसमें गैसेज जल रही होती हैं बहुत हाई स्पीड में, ठीक है। ये किस पर करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, कि एवरी रिएक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हमें जरूर मिलेगा दोस्तों। तो व्हेन फ्यूल बर्न इनसाइड अ रॉकेट, जैसे ही फ्यूल बर्न होता है रॉकेट के अंदर तो हॉट गैसेज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं और दिस गैस आर एक्सपेल्ड बैकवर्ड एट वेरी हाई वेलोसिटी। जो गैसेस होती है ना काफ़ी एक्सपेल्ड होती हैं वेरी हाई वेलोसिटी का थ्रू द नोजल के कारण, और द बैकवर्ड एक्सपेंशन ऑफ गैसेस प्रोड्यूस अ फॉरवर्ड पुशेस ऑन द रॉकेट। Fuel burned in the combustion chamber and hot gases are expelled backward through the nozzle at high speed.
उसमें क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है कंबसन चैम्बर में, जिसमें हॉट गैस बैकवर्ड की तरफ नोजल से निकलती है बहुत तेज स्पीड से। अब बाय न्यूटन थर्ड लॉ द मोमेंटम कंजर्वेशन द रॉकेट रिसीव एंड इक्वल एंड फॉरवर्ड पुश, अब मोर गैसेस लीव द रॉकेट्स मास डिक्रीज। जैसे फ्यूल दोस्तों बर्न होता रहता है, रॉकेट मूव आए तरफ करे होते, उससे क्या होता है, रॉकेट का मास डिक्रीज होता है। उसी जब मास डिक्रीज होता है उसी कारण जो उसकी फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ने की स्पीड होती है वो काफ़ी इंक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि भाई मास कम हो रहा है और गैस भी बर्न हो रही है, तो थोड़ा तो मास कम होगा ना, जिससे क्या होता है उसकी स्पीड बढ़ती है और तेजी से स्पीड जाती है वो। When a rocket move, gas are expelled backward with high velocity by Newton's third law. The rocket get an equal forward push, preserve conservation of linear momentum का नहीं होता है देखो। जब रॉकेट मूव करती है तो गैस एक्सपेल पीछे तरफ हाई वेलोसिटी के साथ निकलती है, तीव्रता के साथ, न्यूटन थर्ड लॉ के कारण। जैसे मैंने बताया, इनिशियल मोमेंटम रॉकेट फ्यूल m0 हो जाता है, फाइनल मोमेंटम ऑफ रॉकेट आफ्टर फ्यूल बर्न mf हो जाता है, एग्जॉस्ट वेलोसिटी रिलेटेड टू रॉकेट u हो जाता है, रॉकेट वेलोसिटी एट एनी टाइम इक्वल टू v हो जाती है। इन अ स्मॉल टाइम dt रॉकेट मास डिक्रीज बाय dm और रॉकेट वेलोसिटी इंक्रीज बाय dv। गैस एक्सपेल्ड इन अ ग्राउंड फ्रेम एज वेलोसिटी इक्वल टू v माइनस u हो जाता है। इनिशियल मोमेंटम mv हो जाता है, फाइनल मोमेंटम m माइनस dm, ब्रैकेट के अंदर v प्लस डी प्लस dm dv v माइनस u m dv dm। आप देख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाइए दोस्तों, इसकी तबीयत समझ में आएगा। हम छोटे छोटे टर्म को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें m dv इक्वल हो जाएगा u dm के, डिवाइडिंग बाय dt ऑन बोथ साइड, तो m dv अपॉन dt हो जाएगा इक्वल u dm अपॉन dt हो जाएगा। थ्रस्ट ऑन रॉकेट इट इज़ अ फोर्स विथ विच रॉकेट मूव अपवर्ड इन डी m अपॉन में dm अपॉन में dt हो जाएगा। तो ये वही सब कुछ है। हाँ, ज़्यादा इतने नहीं है, वही प्रोडक्ट जो बर्न होता है उसी को बताया गया है इसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इम्पल्स, जो कि हम पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो काफ़ी अच्छा रहा, जैसी वीडियो आप चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।